नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं BHU बीएड एंट्रेंस 2015 का सोशल साइंस ग्रुप का पेपर का हल। इस हल के हमने 2 पार्ट किए हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो ज़्यादा, इसलिए इस पार्ट में आप लोगों को शुरू के 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। शुरू के 30 प्रश्न जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट एजुकेशनल सिनेरियो और रीजनिंग के हैं उनको मैंने सॉल्व किया है, और बाकी के 20 प्रश्न जो है वो उनको नीतीश सर ने सॉल्व किया है, जो कि BHU बीएड एंट्रेंस के टॉपर रह चुके हैं। तो आनंद लीजिए टॉपर के एक्सपीरियंस का। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, टीचिंग इज ऑफन कंसिडर्ड एज सुटेबल प्रोफेशन फॉर वुमन बिकॉज दे आर। टीचिंग को एक सुटेबल प्रोफेशन, अच्छा व्यवसाय माना जाता है महिलाओं के लिए। इसके पीछे क्या कारण है, देखते हैं। विकल्प हैं मोर स्किल्ड, मोर केयरफुल, वर्किंग सिस्टमेटिकली, मोर पेशेंट एंड मेकिंग यूज ऑफ ऑन एप्टीट्यूड। मतलब ये है कि देखें अगर, तो ये कह रहा है कि मोर स्किल्ड, उनमें ज़्यादा कौशल होते हैं, ज़्यादा वो केयरफुल होती हैं, या ज़्यादा सिस्टमेटिकली वर्क करती हैं, या मोर पेशेंट एंड मेकिंग यूज़ ऑफ ऑन एप्टीट्यूड। मतलब ये कह रहा है कि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा पेशेंट होती हैं, मतलब कि ज़्यादा उनमें पेशेंस होता है, और अपने एप्टीट्यूड का वो अच्छे से यूज कर पाती हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो है चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक युग में यह माना जाता है कि शिक्षण एक कम सुविधा और सामाजिक परिस्थिति वाला व्यवसाय है, अतः यह असफल रहता है। देखिए, मॉडर्न एज में यह माना जाने लगा है कि शिक्षण जो है इसमें सुविधा कम मिलती है, और इसका स्टेटस जो है वो कमज़ोर होता है, ठीक है, इसलिए ये अनसक्सेसफुल है। किसमें? विकल्प हैं पुरुष अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में, योग्य अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में, विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में, और प्रतिभावान सृजनशील अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में। तो देखिए, ये कॉन्सेप्ट ही बना लिया गया है, इस कारण से हम लोग ये डिसीजन ले सकते हैं कि प्रतिभावान और सृजनशील अभ्यर्थियों को आकर्षित करने में ये सफल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वो अपने आप को जो है इस तरफ लगा लेते हैं, अन्य प्रतिष्ठित एग्जाम की तरफ। इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक परिवेश में यह माना जाता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रधानता और नियंत्रण होना चाहिए। प्रजातांत्रिक परिवेश का मतलब होता है डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। तो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में यह माना जाता है कि शिक्षण एक ऐसा, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है कंट्रोल रहता है। तो प्रजातांत्रिक परिवेश जो होता है उसमें कंट्रोल होता है अधिगमकर्ताओं का, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सूचना संप्रेषण तकनीकी के इस युग में शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें विकल्प है संप्रेषण मात्र हो, कुशलतापूर्वक क्रियाकलाप मात्र हो, अंतरक्रिया मात्र हो, और कुशलतापूर्ण संप्रेषण हो। तो सूचना संप्रेषण की तकनीकी में जो है शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें कुशलतापूर्वक संप्रेषण हो, स्किलफुल कम्युनिकेशन हो। इस प्रकार से इसमें चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मूल्य को सिखाया नहीं जाता बल्कि ग्रहण किया जाता है तो हमारे भावी नागरिकों में मूल्य का विकास कैसे किया जाता सकता है? तो जो एथिक्स है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, ऐसा कह रहा है। तो नागरिक, हमारे भावी नागरिक जो है, हमारे बच्चों में जो है मूल्य का विकास कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए होगा कि मूल्यों के अनुकरण के द्वारा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो देख करके सीखते हैं, इस कारण से मूल्यों को अनुकरण करेंगे, जो है फॉलो करेंगे तो सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ने के कारण प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि कम होगी, इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है। देखिए, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जो है 2015 के बाद क्या किया गया कि 2 ईयर का कर दिया गया, तो उसकी अवधि बढ़ गई। अब ऐसे प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धि कम होगी, इस समस्या को हल करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या किया जाए, अध्यापकों के लिए सेवानिवृत्ति की जो आयु है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। इस कारण से यहाँ पर अध्यापकों के लिए वेतन और सुविधा बढ़ाने से क्या होगा कि इसमें जो
अन्य क्षेत्र के लोग हैं वो ज़्यादा आकर्षित होंगे। ठीक है, तो ये भी विकल्प सही हो सकता है। इस कारण से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक केंद्रित प्रधान कक्षा में छात्र प्रायः बन जाते हैं। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एक क्लासरूम है, उसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे बनते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जो होता है उसमें बच्चे निष्क्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, क्योंकि टीचर ही सब कुछ उसमें बोलता रहता है। इस कारण से बच्चे जो है नहीं बोल पाते हैं। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में देखा जाए तो अवश्य ही छात्र और अध्यापक उसमें 2 ध्रुव होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उसका तीसरा ध्रुव होगा। तो देखिए, एक अगर ट्राइपोलर प्रोसेस माने टीचिंग को, तो एक तो स्टूडेंट होगा, दूसरा टीचर हो गया, और तीसरा जो होगा वो होगा आपका करिकुलम। इस प्रकार से पाठ्यक्रम जो होगा वो इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कौशल ग्रहण मूलतः संबंधित होता है, मतलब एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, स्किल्स को ग्रहण करना, वो कि बेसिकली किससे कंसर्न होता है। तो स्किल को जो इंक्लूड करने का वो जो बेहतर प्रोसेस है वो प्रशिक्षण प्रक्रिया से, मतलब इसमें से प्रशिक्षण प्रक्रिया से स्किल्स सीखी जाती हैं। इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि दर्शन शास्त्र को शिक्षा शास्त्र के मस्तिष्क के रूप में मान लिया जाए तो मनोविज्ञान को इसका क्या माना जा सकता है। तो मनोविज्ञान जो होती है वो एक तरह से आत्मा मानी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए संख्या श्रेणी में निर्दिष्ट रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त संख्या युग्म का चयन कीजिए। है 2 के बाद आया है 4, इसका मतलब 2 का गुणा किया गया है। फिर 4 गुणे 3 है, तब 12 आया है। ऐसे ही 12 गुणे 2 किया गया है तो 24 आया है। फिर 3 से गुणा किया गया है तो 72 आया है। ऐसे ही जब 72 में हम 2 का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 144, और 144 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 432। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दिशाओं को इस तरह से बदल दिया जाए कि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो इत्यादि, तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगी। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बदलना है पूरे, ये हुआ इसका दक्षिण पूर्व, ऐसे होते हैं कोने, और इसे कुल मिलाकर के ये तो 45 डिग्री और फिर इधर से पूरा 90, मतलब 135 डिग्री से चेंज करना है इसमें। तो इसको अगर ऐसे ही चेंज कर देंगे तो इसमें जो है दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। आगे बढ़ते हैं। यदि धन चिन्ह को डिवाइड हो, डिवाइड का अर्थ हो माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ है प्लस, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो 48 + 16 डिवाइडेड बाई 4 - 2 × 8 + 2 - 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा -1। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए इनवैल्यूएबल से नहीं बनाया जा सकता है। तो जो लेटर इसमें अवेलेबल नहीं है उससे इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो इसलिए वाल्व जो है इसमें से नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वी है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी महीने के 20 तारीख के बाद चौथा दिन शनिवार रहा हो तो उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा दिन रहा होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 21 दिन का अंतर आ रहा है, तो इसमें जो है आपका दूसरा विकल्प सही होगा, शनिवार ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो अक्षर समुच्चय को लगाना उपयुक्त हो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसे जब हम आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें एक पीछे एक ऐसा करके आगे पीछे हो रहा है। देखिए, एच से एक पीछे गया तो आया है जी, तो पहले वाले -1 किया गया है। उसके बाद फिर पी क्यू आर, तो इसमें +3 किया गया। ऐसे आप जब करेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा पहला PDAO, क्योंकि Q से एक पीछे जाएंगे P, B से 2 आगे बढ़ेंगे 3 तो आ जाएगा D, ऐसे ही D से पीछे जाएंगे जब 2 तो A, ऐसे ही L के बाद जो है 3 आगे बढ़ेंगे तो O आ जाएगा। इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि A का उपयोग प्लस के लिए, O का उपयोग माइनस के लिए, R का उपयोग मल्टीप्लिकेशन के लिए तथा S का उपयोग डिवाइड के लिए किया गया हो तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे जब हम इन सभी शर्तों को अप्लाई करेंगे, यस की जगह पर हम लोग अगर लिखेंगे प्लस और जो संकेत दे रखा है उसे हम जब करेंगे तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा दूसरा 20, इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
यदि राम श्याम से लंबा है लेकिन मोहित से कद में छोटा है, मोहित श्याम से लंबा है, प्रेम मोहित में लंबा है लेकिन राकेश से कद में छोटा है, तो उनमें से सबसे कद में छोटा कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही विकल्प आएगा श्याम। श्याम जो है इसमें सबसे छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सीधा सा सवाल है। इसमें देखिए पहले वाले में 10 किया है, फिर 8 किया है, तो 8 10 18, 18 8 26। ऐसे ही जब हम यहाँ पर कर देंगे 18, देखिए 18 और 24 को जब किया है तो 42 आया है। तो ऐसे ही हम यहाँ 10 और यहाँ पर अगर 26 कर देते हैं तो 36 हो जाएगा दोनों को जोड़ने पर। इस प्रकार से इसमें जो है आपका सही विकल्प आएगा 26। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक डायग्राम दे रखा है आप लोगों को जिसमें विज्ञान, कला और कॉमर्स विषय के बच्चे पढ़ते हैं। तो यदि कुछ छात्र 2 या 3 तीनों सभी विषयों को भी पढ़ते हों तो उन छात्रों की संख्या बताइए जो केवल कॉमर्स से पढ़ते हों। तो इसमें सामान्य सी बात है, कॉमर्स से सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे जो है यहाँ देखिए ध्यान से देखिए सिर्फ 4 हैं। इस प्रकार से इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब करंट एजुकेशनल सिनेरियो से क्वेश्चन हैं। छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना एक उद्देश्य है जिसे कहा जा सकता है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा शैक्षिक उद्देश्य, मतलब एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से हम कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डाइट की स्थापना हुई थी। तो डाइट की स्थापना आप लोगों को देखिए दोस्तों, इसमें डाइट की स्थापना की गई थी 1987 में, ठीक है। तो इसमें 1987 इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा। और यहाँ पर समझने वाली बात ये है आप लोगों के लिए कि 1974 में जो है अंडर ग्रेजुएट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से इसे जाना जाता था, और जुलाई 1980 में इसका नाम बदल करके टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किया गया, और फाइनली दिसंबर 1988 में जो है डाइट के नाम से किया गया था इसे। 1988 में इसमें ऑप्शन में नहीं है, उसके करीब है 1987, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त संस्था बनी? तो इसमें आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा नवंबर 1956 में जो है स्वायत्त संस्था बनी थी। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा मूलतः आधारित थी। तो प्राचीन भारत में जो है शिक्षा जो है मूलतः अध्यापक पर केंद्रित थी, क्योंकि अध्यापक जो था वही ही व्याख्यान देता था और बच्चे सिर्फ उसको सुनते थे। आगे बढ़ते हैं, यद्यपि रटने वाली प्रवृत्ति भी थी पर मूलतः जो है शिक्षक पर ही केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा किसी एक प्रकृति के कारण विख्यात है, वह है? तो जो एडुकेशन का जो नेचर है, प्रोसेस है, और तो वो जो है इस तरह से विख्यात है कि वो गत्यात्मक प्रकृति, वो डायनामिक नेचर है। मतलब ये है कि उसमें डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है समय के अनुसार, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रंथालय किसी विद्यालय का हृदय होता है, यह कथन द्वारा कहा गया। तो इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सही विकल्प यही होगा कि राधाकृष्णन जी ने कहा था, परंतु इसमें जब देखें तो जॉन डीवी जो है द्वारा भी कहा गया है। वैसे उन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम लिया था, और ये जो है स्कूल के बारे में बोल रहे हैं। टीचिंग इज वेल नोन एज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज इट्स फाउंडेशन इज बेसिकली बेस्ड अपॉन। तो इसमें आपका सही विकल्प यही होगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टीचिंग बेस्ड होती है, फिलोलॉजिकल प्रिंसिपल पर, फिलोसफिकल थ्योरी पर बेस्ड नहीं होती है। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन छूट गया था, फिर से कर लेते हैं। निर्देशन कार्यक्रम, गाइडेंस प्रोग्राम जो होते हैं वो एक कार्यक्रम का मतलब शैक्षिक विद्यालय कार्यक्रम का एक अंश माने जाते हैं। तो उपयुक्त पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु मतलब कि करिकुलम और कंटेंट, कोर्स कंटेंट को चयन करने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए किस प्रकार के गाइडेंस की आवश्यकता होती है? तो उसके लिए शैक्षिक गाइडेंस की आवश्यकता होती है, व्यावसायिक नहीं, क्योंकि व्यावसायिक में जो है इसमें टीचिंग मेथड जो है, स्ट्रेटजी इत्यादि को कंसीडर किया जाता है व्यावसायिक में, परंतु शैक्षिक में जो है ये आएंगे कंटेंट। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। नवोदय विद्यालय समिति को कब पंजीकृत किया गया था? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 28 फरवरी 1986 को नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया था। NPE जो आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, उसी के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है,
और अंतिम प्रश्न है इस पार्ट का, मॉन्टेसरी विद्यालय बल प्रदान करते हैं। तो मॉन्टेसरी जो बच्चे विद्यालय होते हैं वो सेंस ट्रेनिंग पर मतलब इंद्रिय प्रशिक्षण के नियम पर फोकस करते हैं। इस प्रकार से इसमें दूसरा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से शुरू के 30 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे के प्रश्नों के लिए आप देखिए नीतीश सर को। तो पहला सवाल है, गिवन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एज 0.75 द मल्टीप्लायर विल बी। तो इसमें पूछा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये होता है कि मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जो लास्ट जो हमारी सेल हो रही है, ठीक है, या लास्ट जो मतलब प्रोडक्ट है उसके बिकने की या उसको हमारे कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम करने की क्या प्रवृत्ति है, ठीक है, या क्या टेंडेंसी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एमपीसी का होता है 1/1 एमपीसी दिया है, आपको मल्टीप्लायर निकालना है। तो मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है और उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो यहाँ जब आप फार्मूले पे रखेंगे 1/1 माइनस 0.75 तो आपका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो कि है इन्फ्लेशन इज अनफेयर एंड डिफ्लेशन ऑन इज इनअप्रोप्रिएट। आउट ऑफ दिस डिफ्लेशन इज मच वर्स, हु प्रोपाउंडेड दिस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो अन्यायपूर्ण है और डिफ्लेशन जो है यानी मुद्रा संकुचन जो है, ठीक है, वो अनुपयुक्त है। लेकिन इन दोनों में डिफ्लेशन जो है वो अधिक बुरा है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है कीन्स का, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये ब्रिटेन के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इन्फ्लेशन क्या है कि जब गरीबी मुद्रास्फीति मतलब होता है कि जो हमारे मूल्यों का दाम है वो काफ़ी बढ़ जाता है, महंगाई काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, बट एनी हाउ उनका खर्चा चलता रहता है, उनका काम चलता रहता है। बट डिफ्लेशन में क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो गिर जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इकॉनमी में अगर ऐसा होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसकी डिमांड कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ों का दाम गिर जाता है। ये कंज्यूमर के लिहाज से तो अच्छा होता है, बट प्रोड्यूसर्स के लिहाज से ये काफ़ी नुकसानदायक होता है क्योंकि उनकी वस्तुएं बिकती नहीं है, उसकी डिमांड कम हो जाती है, उनको प्रॉफिट कम होता है। अब कम प्रॉफिट में वो ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाते अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो एम्प्लॉयज़ की छटनी करने लगते, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। तो उससे क्या होता है कि लोग बेरोज़गार होने लगते हैं, और जब लोग बेरोज़गार होने लगेंगे तो फिर वो उनके पास इतनी इनकम नहीं रहेगी कि वो गुड्स और सर्विसेज का उपभोग कर सके, जिससे क्या होगा कि डिमांड और गिरेगी और डिफ्लेशन और बढ़ेगा। फिर अगला सवाल है, इंक्रीज इन बैंक्स लिक्विडिटी रेशियो फाउंड लीड्स टू, ठीक है। तो बैंक का लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? बैंक के लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक जो है हमारी इकॉनमी का, उसके ऊपर आरबीआई का ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आपके पास जितना भी कैपिटल है अपने कस्टमर्स का, उसका एक निश्चित भाग आपको अपने पास कैश के रूप में रखना है और उसको आपको लोन के रूप में नहीं देना है। मतलब उसको आप एज अ कुशन के रूप में रखेंगे कि आपका कभी भी कस्टमर अगर मांग लिया तो आप ऐसा ना हो कि आप बैंकरप्ट हो जाए या उसकी डिमांड पूरी न कर पाए। तो उसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, कितना टोटल कैपिटल का कितना अमाउंट वो अपने पास रखे हुए हैं स्टोर करके। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि हमारी जो मनी सप्लाई होती है वो डिक्रीज़ होती है इकॉनमी में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो जब सारे बैंक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या है कि इंक्रीज़ की बात हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब अपने पास कैश के रूप में रखने लगेंगे तो मानी बात है कि वो लोन के रूप में कम पैसा दे रहे हैं अपने कस्टमर को, तो यानी इकॉनमी में कम पैसा सर्कुलेट हो रहा है। अब अगला सवाल है, व्हाट इज़ मनी सप्लाई M1? तो क्या है कि इकोनॉमिक्स में हम मनी सप्लाई को, यानी कि हमारे इकॉनमी कितनी मनी सप्लाई कर रही है, उसको 4 टाइप्स में बांटा गया है, M1, M2, M3 और M4। M1 जो होती है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होती है यानी तरल होती है, M2 जो होती है उससे थोड़ा कम, M3 कम, उससे भी कम, और M4 सबसे कम। तो यहाँ लिक्विडिटी का मतलब क्या है? यहाँ लिक्विडिटी का मतलब ये है कि सर्कुलेशन
कितना आसानी से वो सर्कुलेट हो सकती है इकॉनमी। तो जो M1 इकॉनमी है, M1 जो मनी है वो मनी होती है जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है इकॉनमी में, सर्कुलेट होती है। ठीक, तो सबसे आसानी से कौन सी सर्कुलेट होती है? नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जो हम जमा करते हैं और कभी भी निकालने के लिए हम जा सकते हैं। इसके उलट टाइम डिपॉजिट और चेक जो होता है वो कम लिक्विड होता है। तो हमारा आंसर होगा सेकंड, नोट, कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट। तो ये जो रिस्क बियरिंग थ्योरी थी ये हॉली द्वारा दी गई थी। अगला सवाल है, परफेक्ट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन मे बी अटेन्ड बाय अ नेशन इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अब ये पूछ रहा है कि किसी भी इकॉनमी में कब किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पाद में वो इकॉनमी एकदम परफेक्टली स्पेशलाइज हो पाएगी। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब उस हमारी जो कॉस्ट है वो स्थिर रहे, क्योंकि अगर कॉस्ट घटेगी तो उस चीज़ का डिमांड घटेगा और उसका प्रोडक्शन में भी कमी आएगी, या उसकी अगर डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा कि हमको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिमांड को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगा। इसीलिए अगर कॉस्ट निश्चित है तो उस हिसाब से हमारे पास लेबर भी होगा, टेक्नोलॉजी भी होगी। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा कांस्टेंट कॉस्ट सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ लेबर डिवीजन अ नेशन शुड प्रोड्यूस दैट कमोडिटी हुज प्रोडक्शन कॉस्ट इज। अब पूछ रहा है कि श्रम विभाजन के आधार पर कोई भी नेशन जो है उसको किस तरह की कमोडिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो। ठीक है, तो इसका होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि कोई भी इकॉनमी जो है वो चाहेगी कि हमारे प्रोडक्शन पे कम से कम कॉस्ट आए, यानी और वैसा तभी होगा जब हमारे लेबर जो है वो एकदम स्किल्ड हो। ठीक है, और वो कम सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो जाए और टेक्नोलॉजी हमारी काफ़ी अप टू डेट हो। ठीक है, ताकि हमारा कॉस्ट कम रहेगा तो हम उसको ज़्यादा अमाउंट पे मतलब ज़्यादा मार्जिन रख के बेच सकते हैं, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर होगा मिनिमम। फिर अगला सवाल है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है दोस्तों कि किसी भी इकॉनमी में किसी भी दो इकॉनमी के बीच में, दो देशों के बीच में कुछ वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो जो सेवाओं और वस्तुएं आती हैं किसी इकॉनमी के अंदर उसको इंपोर्ट बोलते हैं, और जो सेवाएं और वस्तुएं वो दूसरे इकॉनमी को, दूसरे देश को देता है, सप्लाई करता है, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो फार्मूला होता है वो एक्सपोर्ट वैल्यू अपॉन इम्पोर्ट वैल्यू होता है, यानी दूसरा वाला। और ऐसा क्यों होता है? एक्सपोर्ट वैल्यू ऊपर हमेशा इसलिए रखी जाती है कि देखा जाता है कि अगर इसका जो आंसर है वो अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बराबर है, यानी ना घाटा हो रहा है ना फ़ायदा हो रहा है। अगर आंसर 0 से कम है तो इसका मतलब कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है ओवरऑल। और अगर आंसर 1 से ज़्यादा है तो यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है इकॉनमी में। तो हमारा आंसर होगा टर्म्स ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट वैल्यू अपॉन इम्पोर्ट वैल्यू। अगला सवाल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीड बैंक स्कीम इज़। ठीक है, तो लीड बैंक की स्कीम जो थी वो 1969 में हमारे देश में चलाई गई थी, और ये स्कीम अभी भी एक्टिवेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब ये था कि देश के लगभग हर ज़िले में एक ना एक बैंक को, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र का हो या पब्लिक क्षेत्र का हो, उसको RBI की ओर से ये नियत किया गया था कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के सभी इलाकों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में लोगों की ज़रूरतों के लिए या छोटे छोटे उद्योग धंधे खोलने के लिए आप जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनको आप निगरानी करेंगे कि वो जो लोन दे रहे हैं वो अधिकतर ग्रामीण इलाकों की ज़रूरतों के लिए दें और उनमें उद्योग धंधे या स्वरोजगार को खोलने के लिए दें। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द क्रेडिट पॉलिसी बाय लीडिंग बैंक इन अ डिस्ट्रिक्ट। फिर अगला सवाल है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 वॉज। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होगा कि अगर आप 1938 के थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1917 में रशिया में, यानी उस टाइम जिसको USSR बोला जाता था, वहाँ पे रूसी क्रांति हुई थी। और रूसी क्रांति के कुछ वर्षों बाद वहाँ पे
5 ईयर प्लान चलाया गया था वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ के आर्थिक विकास के लिए। तो उससे प्रभावित होकर हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उन्होंने भी ये डिसाइड किया था कि इंडिया में भी एक प्लानिंग कमीशन होना चाहिए और उसी की सिफारिशों के आधार पर देश में विकास होना चाहिए। तो आज़ादी से पहले एक कोशिश की गई थी, नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और उसके अध्यक्ष के रूप में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया था। अब अगला सवाल है, द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू ग्रोथ रेट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया वाज गिवन बाय। तो हिंदू ग्रोथ रेट क्या है? ये 1950 के दशक में भारत के आर्थिक वृद्धि दर को ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ के आर्थिक वृद्धि दर से कंपेयर किया गया था। हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्री राजकृष्ण जी द्वारा, और उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट इंडिया के ग्रोथ को नाम दिया था, इसलिए क्योंकि इंडिया की अधिकतर आबादी हिंदू थी। डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ। अब ये देखते हैं कि हमारे देश में जो भी टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है तो उसका जो बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच में, उस बंटवारा किस अनुपात में हो, इसकी सिफारिशें करने के लिए हमारे देश में फाइनेंस कमीशन बनाया गया है। और ये हमारे संविधान की धारा 281 के तहत फाइनेंस कमीशन के ही सिफारिशों पर टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। अगला सवाल है, व्हेन वाज मॉड वैट इम्प्लीमेंटेड। तो मॉड वैट जो था वो 1986 से 87 के वित्त वर्ष में लागू किया गया था। अगला सवाल है, एमआर बिकम्स जीरो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स। तो यहाँ ये जान लीजिए दोस्तों कि एमआर का मतलब है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू जैसा कि अभी पहले भी बात हो चुकी है, मार्जिनल का मतलब ये होता है कि जो अगर एक एडिशनल प्रोडक्ट और बेचा जाएगा या एक एडिशनल सर्विसेज और बेची जाएगी तो उससे रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ दिया है कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू हमारे ज़ीरो है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अब देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि डिमांड घट रही है, बढ़ रही है या समान है। तो चूँकि यहाँ दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू हमारा ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू आ ही नहीं रही है। ज़ीरो का मतलब ये है कि रेवेन्यू जितनी थी पहले के जो प्रोडक्ट्स बेचने पर उतनी ही पे स्थिर है, मतलब ना घट रही ना बढ़ रही, ज़ीरो है। तो इसका आंसर जो होगा वो इक्वल टू 1 होगा, यानी डिमांड जो है हमारी वो बराबर है, सम है, मतलब ना बढ़ रही डिमांड ना घट रही। अगर यहाँ होता कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रही है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाता। अगर ये होता कि एमआर जो है हमारा वो निगेटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाता। अब अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ हमारा जवाब होगा मार्बल, क्योंकि जो बाकी रॉक्स हैं लाइमस्टोन और शेल ये सेडिमेंट्री रॉक है और जो बसाल्ट है वो इग्नियस रॉक। अब अगला सवाल है, टू विच ग्रुप ऑफ माउंटेन्स डज द रॉकीज बिलोंग। तो इसका आंसर होगा फोल्डेड माउंटेन्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फोल्डेड माउंटेन्स जो होते हैं वो ऐसे माउंटेन होते हैं जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स के आपसी, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ती है और टकराती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और जो ऊपर वाली प्लेट होती है वो कुछ हद तक उसका मलबा जो होता है ऊपर की ओर उठता है, ठीक है, और उससे जो है एक पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत श्रृंखला का, जिसको हम फोल्डेड माउंटेन्स बोलते हैं। सवाल है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये दोस्तों ये तो काफ़ी जाना माना सवाल है, हमें से चिर परिचित है कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वो 21%। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो इसका जवाब होगा दोस्तों इक्वेटोरियल रीजन। क्यों? क्योंकि जो कन्वेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जब किसी ठोस वस्तु के या कोई ठोस बॉडी है उसमें से जब हीट पास करवाई जाती है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। बट जब किसी लिक्विड में या एयर में जब हीट का सर्कुलेशन होता है तो उसको हम कन्वेक्शन करेंट्स बोलते हैं। तो चूँकि जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ
और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होता है वो जो होता है वो सूर्य की किरणें वहाँ एकदम सीधी पड़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है और जो पानी होता है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा भाप बन के उड़ता है। मतलब हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, पानी ज़्यादा भाप बन के उड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बादल बनते हैं। तो ये कन्वेक्शन करंट के कारण ये भाप बादल बन रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ की रेनफॉल को हम कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। अगला सवाल है हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट सैलिनिटी जो है वो हमारी डेड सी में पाई जाती है। अब अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा कैनरी करंट, क्योंकि कैनरी करंट जो होती है वो हमारे नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से साउथ की ओर बढ़ती है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट से टच होती हुई निकलती। तो दोस्तों इस प्रकार से सोशल साइंस के शुरू के 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने इन्हें एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, आप लोगों का एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है। और इसे सभी के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग एंगेज्ड होंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेटेड होंगे और उतना ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो। और इस प्रकार से दोस्तों, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है, तो उससे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं। BHU B.Ed एंट्रेंस क्विज के नाम से जो है आपको टेलीग्राम पर एक लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।